हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैप्टर नंबर 1 हमने चैप्टर नंबर 2 करा दिया है और हमने वन शॉट रिवीजन क्लास का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जरूर जाकर देखें। जो भी आप लोगों का वन शॉट रिवीजन क्लास आएगा उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, ताकि बाद में भी कोई बच्चा देखना चाहे तो तैयारी कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसके बाद भी आप लोगों का प्यार सपोर्ट जैसा रहेगा, अगला चैप्टर आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है और लगता है कि हमें शिव सर का नोट्स लेना चाहिए, तो मात्र बच्चों आप लोगों को 100 रुपये में प्रॉपर आल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, है ना। जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर आल चैप्टर के टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए, तो व्हाट्सअप कर सकता है, जानकारी ले सकता है। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा किसे कहते हैं? 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। बच्चों यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा रहता है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई चालक है बच्चों, तो चालक में धारा बहती कैसे है? ठीक है, चालक, किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है, कोई भी चालक है बच्चों, इसमें जो धारा का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एक ही प्रश्न से, है ना, कई सारे उत्तर आपका क्लियर होगा। मैं एक चालक लेकर चलता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चालक है और चालक आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर बना होगा। चालक किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। अच्छा, परमाणु में क्या है? परमाणु में आप लोगों का पहला तो नाभिक होता है। नाभिक है, नाभिक में जहाँ धनावेश है और नाभिक के चारों वृत्ताकार कोश है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब बाह्यतम कोश के कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो उतना ज़्यादा नाभिक से प्रबल बंध से नहीं बंधे रहते। उन्हें थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाए तो वो अपने स्थान को छोड़ करके इधर उधर गति कर सकते हैं। तो जब प्यारे बच्चों किसी भी चालक में परमाणु की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, परमाणु बहुत सारे हैं, परमाणु मतलब परमाणुओं की संख्या, ये परमाणु हैं, क्या है बच्चों? परमाणु हैं, मतलब बहुत सारे परमाणु हैं और उनके बाह्यतम कोश में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बच्चों नाभिक से उतना प्रबल बंध से नहीं जुड़े होते। इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को यदि किसी भी माध्यम से एक ऐसी ऊर्जा दी जाए, जैसे बच्चों इनके सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच वोल्टेज उत्पन्न किया जाए, यानी विभवांतर लगाया जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, एनर्जी प्राप्त करके एक निश्चित क्रम में चलने लग जाते हैं। ठीक है, अब जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ने उठकर आगे चला गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी आवेश उत्पन्न हुआ। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज उत्पन्न होता जाएगा और समय के साथ यही आवेश प्रवाह की दर बच्चों आपकी विद्युत धारा कहला जाती है। देखो, इतना लंबा चौड़ा कहानी समझाने के पीछे रीजन ये है कि आगे भी आप लोगों को समझ में आएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होते हैं। कोई भी पदार्थ है, कोई भी चालक है, असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होगा। परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक से उतनी प्रबल बंध से नहीं जुड़े रहते, जिसके कारण बच्चों वो बिना कुछ किए वो अपने इधर उधर गति कर सकते हैं, है ना। उतना बंधन के साथ वो नहीं जुड़े रहते। उन इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इनमें जैसे ही बाहर से कोई ना कोई एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन चालक में एक निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। जब चालक में आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तो
जो धन आवेश है, धन आवेश की दिशा इधर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ता जाएगा, धन आवेश इधर हो, धन आवेश जिधर बहेगा उधर ही धारा की दिशा होती है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो समय के साथ जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसे ही बोलेंगे कि समय के साथ जो आवेश में है ना प्रवाह हो रहा है, जो आवेश में बह रहा बच्चों, आवेश का प्रवाह हो रहा है, समय के साथ जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। नोट डाउन करते चलना एक एक पॉइंट, बाद में ऐसा मत कहना कि सर हमने तो ये चीज़ लिखी ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा, अब प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए टाइम अपना 1 सेकेंड है। क्या है बच्चों? टाइम 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड में यदि आवेश का मान 1 कूलाम है, कितना है? 1 कूलाम। तो भैया यहाँ पर कहोगे आवेश का मान 1 कूलाम और समय कितना लगा? 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड। तो बच्चों 1 में 1 का भाग जाएगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा। यानी किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, है ना, या 1 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित हो रहा हो, तो बच्चों चालक में बहने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर कहलाती है। तो यहाँ से आप लोगों को दोनों परिभाषा याद हो जाएगा बच्चों। एक तो विद्युत धारा कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो बच्चों ये परिभाषा है, क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया आप लोग परिभाषा लिखोगे। फिर मान लीजिए आवेश में टी समय में क्यू आवेश प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा बराबर आई बराबर क्यू अपॉन टी, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। इतना आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है, तो चूंकि आप लोगों ने पढ़ लिया कि आप लोग लिखोगे कि चूंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी, यदि टी बराबर 1 सेकंड तथा क्यू बराबर 1, तो अपना धारा 1 एम्पियर हो गया। अर्थात यदि किसी चालक के एकांक परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश बह रहा हो, तो उस चालक में जो धारा है उसका मान 1 एम्पियर होता है। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता बच्चों? तो आप कह देना 10⁻³ एम्पियर। कितना प्यारे बच्चों? 10⁻³ एम्पियर। यदि आपका बच्चों एक आ गया माइक्रो एम्पियर, तो आप माइक्रो में 10⁻6 एम्पियर, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन तैयार करते चलना। अब धारा घनत्व, हम बस इसी से बात करेंगे बच्चों, इसी से बात करेंगे। आप बिल्कुल परेशान होना, एक चीज हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दी है, पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है, तो आवेश इसके पीछे विपरीत धारा बह रही है। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये आपका एकांक परिच्छेद है, चालक का कोई भी परिच्छेद है। एकांक क्षेत्रफल या एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से जो बहने वाली जो धारा है, कितनी आवेश, यानी एकांक समय भैया कितना वहां से आवेश बह रहा है। हमारे पास एक चालक है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से, है ना, कितना धारा बह रहा है, उसे उसका हम धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? धारा घनत्व कहते हैं। देखिएगा, मैंने बोला धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व को हम जैसे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, हमने कहा एक चालक है जिसमें धारा बह रही है, तो उसके एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा बहेगी वो उसका धारा घनत्व कहलाएगा, है ना। इसका जो मात्रक है बच्चों एम्पियर हो जाएगा। धारा का एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका कोई इकाई बताए कि इकाई कैसे निकालोगे, इसका मतलब मिमी सूत्र और भी तरीका। तो धारा क्या कहलाता है? आवेश प्रवाह की दर, समय के साथ कितना आवेश बहता है। तो बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं इसका मिमी सूत्र निकालो, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल है बच्चों, है ना। तो समय के साथ कितना आवेश बहता है, आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश बराबर धारा गुणे समय। या आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि डायरेक्ट ये अपना एम्पियर हो जाता, तो m0 L स्क्वायर T0 एम्पियर हो जाता 1, ऐसा। इसका डायरेक्ट विमी सूत्र इसी से निकल कर आता ना, द्रव्यमान नहीं है। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का L स्क्वायर, समय नहीं है, धारा है एम्पियर A। अच्छा, इसमें आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ये जो धारा घनत्व ना बच्चों, ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। याद रखिएगा, धारा घनत्व तो क्या है बच्चों? सदिश राशि है। और यदि आपसे कोई पूछ दे कि धारा क्या है, तो धारा जो है वो अदिश राशि है। धारा जो है बच्चों वो अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व तो आपका सदिश राशि है।
ठीक है, इस तरीके से आपका बीमीय सूत्र भी कंप्लीट होता हुआ धारा और धारा घनत्व तो क्लियर होता हुआ। अब हम बात करेंगे बच्चों अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, साथ में देखेंगे धारा और अनुगमन वेग, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसी को देखिएगा बच्चों। हमने कहा कि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रहे हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। अब बच्चों होता क्या है कि जब इनके सिरों के बीच हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है एक नियत औसत वेग से आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं, है ना। औसत वेग मतलब हर इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, उसका जो नियत औसत वेग होगा बच्चों उसी को बोलते हैं हम अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग। देखो चालक के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ उत्पन्न होता है, ये सारा चीज़ आपको समझा दिया कि असंख्य परमाणु हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाभिक के साथ उतना आकर्षण बल से बंधे नहीं रहते। तो हमने कहा एक हमारे पास चालक है, चालक कुछ इस तरीके से है, चालक में जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े कुछ ऐसे गति कर रहे हैं, है ना, ऐसे गति कर रहे हैं, पता भी नहीं है कहाँ जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर गति कर रहा है। लेकिन बच्चों इन चालक के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न किया गया, है ना, विभवांतर उत्पन्न किया गया, है ना। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है नियत औसत वेग से आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ वेग होगा, तो उनका जब औसत वेग निकालते हैं बच्चों, जिससे हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं औसत वेग को अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग। ठीक, क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, यानी वह औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, भाई विभवांतर लगा मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने से, है ना, किसी चालक में जिस औसत वेग से प्रवाहित होते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, चलिए यदि क्वेश्चन आ जाए कभी कभी बच्चों कि अनुगमन वेग का मान कितना होता है, लगभग कितना समय लगभग होता है, तो लगभग अनुगमन वेग, अच्छा अनुगमन वेग का मान यदि मान आ जाए कि मान कितना होता है, तो लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि अनुगमन वेग का औसत मान लगभग कितना होता है, ठीक है। और इनमें जो तापीय वेग होता है, एक क्वेश्चन इसका भी पूछा जाता है, तापीय वेग, चालक का तापीय वेग कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना क्लियर, 2-4 पॉइंट यदि आपका क्लियर है बच्चों तो आसानी से थ्योरम हम कर लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। सबसे पहले तो मैं बोला कि भाई यदि किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन बह रहा है तभी तो धारा बहेगी, तो चालक में कितना चालक है बच्चों इस पर डिपेंड करता है कि चालक में कितना इलेक्ट्रॉन बहता है, तो चालक पर डिपेंड करता है। तो चालक में टोटल यदि मैं इस पूरे चालक का मान यदि बोलूं तो चालक का आयतन होगा कि चालक का आयतन कितना है, चालक का आयतन कितना है, मैं मान के चलता हूँ इसका लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, तो टोटल जो आयतन है लंबाई गुणे क्षेत्रफल यानी AL होगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं बोलता हूं कि एकांक भाग से n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। मान लीजिए मैं कह दूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इकाई भाग में n है, तो टोटल इकाई भाग में n है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ALN टोटल इलेक्ट्रॉन। मैं आपको समझा रहा हूं, देखना बच्चों, मान लीजिए कोई चालक है, इसके इकाई भाग में n एकांक एरिया में, एकांक क्षेत्रफल में या एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आयतन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना आयतन होगा उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा सर आप एक फार्मूला बता दो, क्या आपको पता है कि यदि मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो चलेगा, तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। अच्छा दूरी कितना तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल चालक की लंबाई L है, चाल अनुगमन वेग है VD बच्चों, चाल अनुगमन वेग है VD। ठीक है, तो T बराबर L/D हो गया। अच्छा मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे निकालना है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो फिलहाल अभी तो अनुगमन वेग दिखाई दे रहा है, जरूरत पड़ सकता है बच्चों। अच्छा आप लोग बताओ धारा है क्या, धारा है क्या, धारा है क्या, धारा I है क्या, समय के साथ कितना आवेश बहता है,
समय के साथ कितना आवेश बहता है, यही तो धारा है। और आवेश की संख्या कितनी है, आवेश की संख्या, इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है लेकिन आवेश निकालना है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ALN है और एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है तो बच्चों ALNE हो जाएगा। T का मान है L/VD, ठीक है। L से L कट गया बच्चों, VD ऊपर हो जाएगा, तो NNENEAVD, यही अपना आ गया धारा बराबर NEAVD। ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। सर इतना सरल है? हाँ जी, कुछ कठिन नहीं है बाबूजी, बहुत कठिन है ये नहीं है। इतना छोटा थ्योरम है, लिखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगेगा कि माना हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ना, इसके एकांक आयतन यानी मतलब चालक का टोटल, चालक की लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, तो चालक का आयतन AL हो जाएगा। इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। एकांक आयतन की बात की जा रही है बच्चों, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन जो है इसकी संख्या कितनी है, n है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, ALN हो गया, क्योंकि AL आयतन है, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हो गए, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर यदि E आवेश है तो कुल आवेश, इस पूरे चालक में कुल आवेश कितना हो जाएगा। मैं ये बोलता हूँ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है तो कुल आवेश कितना होगा, कितना आयतन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके मल्टीपल के बराबर होगा। धारा क्या कहता है, आवेश बटा समय, आवेश का मान ALNE हो गया है ना। टाइम कितना हो गया बच्चों, चाल बटा वेग, तो चाल बटा मतलब दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग है ना, तो दूरी L है, VD, L से L कट गया बच्चों, VD ऊपर चला गया। यही आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। अच्छा, धारा घनत्व भी बोलता है, तो देखो बच्चों, यदि I/A, A इधर ले आए तो NEVD हो जाएगा। तो I/A क्या है, धारा घनत्व हो जाएगा, तो NEVD ये क्या हो गया बच्चों, आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। तो एक चीज से दो निशाने साथ में चलते हैं, इसलिए आप लोग भी तैयार करते चलना। देखो बच्चों, परिभाषा लिख लेना, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत प्रभाव में एक औसत वेग से प्रभावित होने लगते हैं, इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। माना चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD हो। देखो बच्चों, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है, आगे और भी तेज रफ्तार से हो जाएगा। तो भाई मैंने कहा कि 1 सेकेंड में अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दी गई बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये। यहाँ पर आयतन से लेकर नहीं किया गया, और हमने यहाँ पे जो प्रूव किया बच्चों आयतन से किया है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि एकांक आयतन में, इसमें केवल अनुप्रस्थ काट को लेकर चल रहा है ना, ये केवल अनुप्रस्थ काट को लेकर चला है। T सेकेंड में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो T सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या NAVD इंटू T। भाई 1 सेकेंड में इतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो T सेकेंड में इतना, आवेश इतना, अब धारा बराबर आवेश बटा समय, NEAVD/T, T से T कट गया, डायरेक्ट हो गया बच्चों। यदि हम आयतन को लेकर चलते तो आयतन को भी लेकर आप चल सकते हो, AL आयतन को लेकर चल सकते हो, जैसा मैं आपको बताया। तो तरीका दोनों वही है, नंबर आपको उतने मिलेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, यदि किसी भी चालक तार में है ना किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो, थोड़ा सा गणितीय व्याख्या नहीं रहता। अब लोग कहते हैं कि सर आप इसका नोट्स दे दो। नोट्स इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ये सारा चीज़ भैया कुछ चीज़ें अधूरी रहती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे नियम तो है, नोट्स दे दूंगा, जाकर नियम बस लिख के आ जाओगे, आप आगे चलकर गणितीय व्याख्या नहीं लिखोगे, फिर बाद में कहोगे सर ये गड़बड़ हो गया है ना, हमारे नंबर कट गए। तो समझाने का तात्पर्य यही है कि आप लोग इसके साथ साथ भाई समझते भी चलो, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो सके। समझ रहे ना बाबू। अच्छा देखो, किसी चालक के भौतिक अवस्था में ऐसा नहीं कि धारा प्रवाहित करे उसकी लंबाई बढ़ जाए, है ना, तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा जो है सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। देखो बच्चों, ये अपना चालक है, ठीक है, चालक है, ये प्लस, ये माइनस, ये कुंजी और ये अपन ने धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है, धारा प्रवाहित कर दी। तो भाई ओम साहब ने बताया, ओम ने बताया यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो,
भौतिक अवस्था में मतलब उसकी लंबाई, ताप आदि से वो प्रभावित ना हो, है ना। तो भाई साहब इसमें जो धारा का मान है, धारा का मान जो है, धारा का मान बच्चों वो समानुपाती होता है उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के, ठीक है, सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है, ताप नियत हो और चालक में विकृति न हो, चालक में, है ना। तो सीधे सीधे जो धारा का मान है लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं तो R एक नियतांक लग जाता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इससे R बराबर V/I भी आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों को V बराबर RI। तो आप लोगों को थोड़ा सा गणितीय व्याख्या भी लिखना है 1-2 लाइन, जिससे अपने चित्र बना लिया। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ना, इसमें जो धारा बह रही बच्चों वो I है ना, ठीक। ये आप लोग कर सकते हो, इतना चित्र भी बना सकते हो कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया जाए तो बहने वाली धारा I है, तो ओम के नियम से V समानुपाती I, V बराबर RI। जहाँ R क्या है बच्चों, जहाँ R यहाँ पर लिखना रहता है, जहाँ R है ना आनुपातिक नियतांक है, क्या है, आनुपातिक नियतांक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी हम 1 शॉट करा रहे हैं तो ज़्यादा ना लिखें, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। तो 1 शॉट में ज़्यादा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा खिंच जाएगा। तो आप लोगों को तैयार करते हैं और नोट्स में सारा चीज़ लिखा रहता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बाबूजी जो आप सोचते हो कि 100 रुपये बहुत महंगा है, 100 रुपये में 1-2 लोग नाश्ता नहीं करोगे, है ना। इसलिए बच्चों आप लोग इतना सोचा मत करो कि सर बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे नोट्स दिए जाता है, 100 रुपये कुछ भी नहीं है। आप लोगों के 1% भी बढ़ गए ना 100 रुपये से तो बहुत कुछ है, समझ रहे हो ना। तो ओम के नियम के बारे में तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, है ना, उसमें चालक में जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी जो बहने वाली धारा है वो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। बाकी एक छोटा सा थ्योरम, सीमाएं लिखना ही पड़ेगा बच्चों कि केवल और केवल ये धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है ना, और इसमें भौतिक अवस्था, लंबाई, है ना, और उसकी आकृति आकार में परिवर्तन ना हो, ठीक। ताप से भी परिवर्तित ना हो, ताप नियत रहना चाहिए, ठीक है। लंबाई, और यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखिएगा लंबाई विकृति ऐसा लिखो भाई, है ना। भौतिक, ये तो भौतिक अवस्था है, जैसे ताप है वो भौतिक स्थिति है ना। जैसे ताप, यांत्रिक प्रकृति, विकृति, ये सब उसमें परिवर्तित ना हो, नहीं तो थोड़ा वो धारा प्रवाहित किया तो ताप में परिवर्तन आ जाए। ओम का नियम कंप्लीट होता हुआ आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे प्रतिरोध की ओर, फिर प्रतिरोधकता पर, है ना। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता धीरे धीरे करके बच्चों एक एक पॉइंट हम यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, आप लोगों को समझते चलना है। मैंने आपको बड़े प्रेम से समझाया, क्या समझाया सर, कि कोई चालक है, हाँ सर, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सही। इलेक्ट्रॉन अनियमित इधर उधर गति कर रहा होता है, ठीक। लेकिन जब इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है या विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे धन चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ गया, यहाँ भी धन चार्ज आ गया होगा, आगे की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब बच्चों धन चार्ज के सामने से पीछे से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो धन चार्ज उसको खींचता है। देखो भाई, यदि आपके विपरीत में, अपोजिट में कोई आ जाए, जैसे एक लड़का बढ़िया जा रहा है, सुंदर सी लड़की खड़ी है, तो फिर लड़का क्या करेगा, थोड़ा सा रुकेगा, हाय हेलो, भले कुछ ना हो लेकिन थोड़ा सा भाई साहब, है ना, थोड़ा सा रुकेगा, ठहरेगा, रुकावट तो उत्पन्न होगा। यहाँ प्लस है, माइनस आया, थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ। आप देखो ना, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, सामने से खूबसूरती एक, है ना, बहरूपिया जा रही है, ठीक है। अब उसको वो गाड़ी चलाकर थोड़ा स्लो करेगा, देखेगा है कौन, तो उसमें थोड़ा सा चाल में तो कमी आई ना। ऐसे ही प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है और बीच में ससुरा टकरा गया धन, तो इस धन के कारण कुछ ना कुछ रुकावट हुई ना। ऐसे ही पूरे चालक में जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे सब धन उत्पन्न करते हैं, तो पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। जब अट्रैक्ट होता है तो धारा के प्रवाह में कुछ ना कुछ कमी आती है, उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन नहीं बह पाता। जब उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन नहीं बहता तो कुछ ना कुछ उसके धारा के प्रवाह में कमी आती, और यही रुकावट बच्चों क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी चालक के अंदर ही मार्ग में अवरोध आता है, यही प्रतिरोध कहलाता है। यही प्रतिरोध कहलाता है, जो कि जब आप लोग फार्मूला
प्रूव करोगे बच्चों तो ये R बराबर होता है ml/ne²a टाउ। टाउ जहाँ पे विश्रांति काल है, इस चीज़ों पर निर्भर करता है। और इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करता है कि भाई R का मान, प्रतिरोध का मान किस पर डिपेंड करता है। पहला तो m है, m का मतलब सीधा सीधा द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, है ना। लंबाई l, लंबाई चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, यानी जिस चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चालक यदि मोटा है, जब आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए आप लोग घर में कभी लाइट बिजली बल्ब देखते होंगे तो जब कनेक्शन करने वाला बंदा आता है, बोलता है जो मेन तार है ना वो मोटा होना चाहिए, ज़्यादा एम्पियर का होना चाहिए, हमें दूर तक ले जाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम है, धारा दूर तक जाएगी। आप लोगों को करंट कहीं बहुत दूर, मतलब मान लीजिए लाइट आपको जलाना है और 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर खंभा है भाई, वहाँ से हमको लाइट ले जाना है, तो जो तार होता है बच्चों, तो उसको हम मोटा प्रयोग करते हैं, सिल्वर का प्रयोग करते हैं, सीधा मोटा तार। क्यों जानते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा मोटा होगा अवरोध कम उत्पन्न होगी, धारा दूर तक जा सकती है। इसलिए बच्चों हम लोग जब भी जितने मोटे तार का प्रयोग करेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यदि पतला तार है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। अब यहाँ पर हम इस थ्योरम को बिल्कुल प्रूफ नहीं करेंगे, प्रतिरोध R के लिए हम इसके ओम के नियम की निष्पत्ति बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में भाई है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो अभी ऑन शॉर्ट रिवीजन में, जो हमारे एग्जाम में सीधे टकराए। यदि हम पूरा अंदर तक डीप में घुसेंगे तो भाई 4 घंटे का लेक्चर होगा। तो फिलहाल इस फार्मूले को आप लोगों को याद कर लेना है, R बराबर ml/ne²a टाउ, जो कि बच्चों L लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो निर्भरता तो सीधा सीधा है बच्चों। तीसरा अपना यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाउ विश्रांति काल, विश्रांति काल यानी जो प्रतिरोध होता है वो विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच है ना समय कम होता है ना। और बच्चों प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, देखो भाई ये टाउ का मान कम होगा विश्रांति, तो प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, प्रतिरोध बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया। ताप जब बढ़ता है, ताप जब बढ़ता है, ताप जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ती है, ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी। दो टक्करों के बीच समय यानी विश्रांति काल कम हो जाएगा, और ताप बढ़ाने से बच्चों प्रतिरोध इसलिए कहा जाता है बढ़ता है। ठीक है, ये टाउ है क्या सर, ये विश्रांति काल है। दो क्रमागत टक्कर, जैसे माइनस आया प्लस से टकराया, फिर आगे टकराने के बाद फिर आगे गया। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि चालक में लगातार इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आवेश उत्पन्न छोड़ रहे हैं, तो ये आने वाला इलेक्ट्रॉन है प्लस से टकराएगा कि नहीं। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय है वो बच्चों विश्रांति काल कहलाता है। ताप बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, विश्रांति काल कम होगा, और जैसे टाउ का मान कम होता है प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए कहते हैं ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। एन मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जो प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है बच्चों, तो प्रतिरोध क्या होगा, सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा एन का मान कम है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एन का मान ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये इनकी निर्भरता हो गई, और आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल आप परेशान ना हो भैया। ये आप लोगों को सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। प्रतिरोध की परिभाषा लिख लो, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उसको पदार्थ प्रतिरोधकता कहते हैं। अरे इसको हम तो बताएंगे, अभी आप प्रतिरोध पढ़ लो, प्रतिरोधकता तो अभी बता ही नहीं है ना। ये प्रतिरोध की निर्भरता है बच्चों। तो इसमें आप लोगों को दो निर्भरता है, यहाँ पर देख सकते हो, एक तो सीधा सीधा लंबाई के समानुपाती, और क्षेत्रफल के क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कितनी ज़्यादा एकांक क्षेत्रफल या एकांक आयतन से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रही है, इस पर डिपेंड करेगा। ताप बढ़ाने से, है ना, मैंने क्या बोला, ताप यदि बढ़ाएंगे तो भाई साहब
चालक के इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, टक्करों की संख्या कम होगी, विश्रांति काल कम होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। ओके, क्लियर। चलिए, प्रतिरोधकता अभी अपना नहीं हुआ, प्रतिरोधकता भी अपन बात कर लेते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो है वो हम साथ में चलते चलेंगे तो मज़ा आएगा। देखो बच्चों, आप लोगों को बताया गया प्रतिरोधकता, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं तो अब शब्द आ ही गया है तो मज़ा ले लेते हैं इसका भी। चालक तार का जो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्यारे बच्चों क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो L/A हो जाएगा, है ना। समानुपाती नेतांक हटाएंगे तो रो एक नेतांक लग गया बच्चों, है ना। रो बराबर हो गया RA/L, RA/L, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गया, ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। अच्छा, यदि मान लीजिए कोई चालक तार है जिसकी लंबाई 1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 है, जब 1 रखेंगे बच्चों तो रो बराबर R हो जाएगा। इसका मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध है वो उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। फिर समझना, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को, ये भाई R है, लंबाई 1 है, क्षेत्रफल 1 है, इस स्थिति में जो प्रतिरोध है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाया। तो प्यारे बच्चों, किसी चालक के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। रो बराबर RA/L, रो बराबर RA/L, रो बराबर RA/L। क्लियर, समझ में आ गई बात? अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे मैं होमवर्क देता हूँ जो आप लोगों को करना पड़ेगा। भाई R का जो विमीय सूत्र है, R का विमीय सूत्र कितना होता है? तो हो सकता है आप लोगों को याद हो mL² T⁻³ और A⁻²। ये बच्चों R का विमीय सूत्र है। किसका है? R का विमीय सूत्र। अब मुझे रो का विमीय सूत्र निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, देखना mL² T⁻³ 1/2, ठीक है, -2 है, ठीक। फिर बच्चों ये अपना L का स्क्वायर क्षेत्रफल है और यहाँ भी अपना 1L से L कट गए, 1L यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों रो का? mL 1L हो जाएगा तो L³ हो जाएगा बच्चों, T⁻³ और 1/2। जी हाँ, ये अपना दोनों का विमीय सूत्र आ गया। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे तैयार रखना है। इसका इकाई में आपसे पूछूं, विमीय सूत्र तो निकाल लिया, तो आपका R है प्रतिरोध का ओम होता है बच्चों, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया बच्चों तो इसका आंसर आ गया ओम मीटर। क्या आ गया प्यारे बच्चों? ओम मीटर। किसका इकाई ओम मीटर आ गया? तो आपके विशिष्ट प्रतिरोध का, रो का, या बच्चों विशिष्ट प्रतिरोधकता का। चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलें चाहे प्रतिरोधकता बोलें, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, इसकी निर्भरता भी पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में आया है कि प्रतिरोधकता किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा, पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, यानी रो जो है वो समानुपाती होता है 1/τ के। विश्रांति काल कम है तो प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है, विश्रांति काल बच्चों कम है तो प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, कम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे प्रतिरोधकता अधिक हो जाएगी। तो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर। पदार्थ की प्रकृति पर आप लोग लिख सकते हैं कि रो समानुपाती 1/n, अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके उस पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर बच्चों विश्रांति काल पर निर्भर करता है। विश्रांति काल का मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है, इलेक्ट्रॉन भाई आगे की ओर बढ़ेंगे तो टक्कर तो होगा, है ना। यानी यहाँ पर विश्रांति काल ताप बढ़ाएंगे, विश्रांति काल कम होगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार पूछा गया अभी और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए भी हैं, क्योंकि हम लोग भी पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे, है ना। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे प्रतिरोध है बच्चों, प्रतिरोध है
इसका यदि हम 1 बटा प्रतिरोध कर दें, 1 बटा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम बच्चों चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकत्व। और जब विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध इसका जो व्युत्क्रम है बच्चों, यदि 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व का उल्टा विशिष्ट चालकत्व, इसी को बोलते हैं चालकता। बुकों में बहुत सारे बुक हैं जो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, लेकिन गलत लिखा है, इसको चालकता कह देते हैं, इसको चालकत्व। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, चीज़ें क्लियर? अच्छा, आप लोगों को एक प्रश्न तैयार करना है बच्चों। हमने पढ़ाया प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो आप लोग इसका अंतर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, इसका अंतर आप लोगों को तैयार करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। किसके लिए होमवर्क है? आप लोगों के लिए। क्या होमवर्क है सर? कि भाई साहब आप लोगों को प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, ये अभी के अभी तैयार कर लेना बच्चों। प्रश्न है, नोट डाउन करो, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में अंतर। हालांकि कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सर हमने पढ़ा दिया भैया प्रतिरोध प्रतिरोधकता में अंतर। कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि हम नहीं कर सकते। आसानी से कर लेगा भाई, आसानी से कर लेगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है बच्चों। VVI क्वेश्चन है, वो है अपना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बढ़ेंगे। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता भी पूछी जाती है। हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल परेशान न होना। ये हम थ्योरम भी प्रूव करेंगे बच्चों। इसके बाद अपना है ना, इसका जो है प्रतिरोधकता की निर्भरता भी बात करेंगे। समय है, धीरे धीरे करते चलेंगे। आप लोग बस अंत तक बने रहिए, क्लास को देखते रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आप लोगों के लिए बच्चों कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमेशा कहता हूं कि भाई तैयारी कब होती है? जब प्रॉपर नोट्स होता है। और प्रॉपर नोट्स कितने मिलता है? मात्र 100 रुपये में। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। चलिए, एक सेल हम बनाते हैं। सेल को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। 2 इलेक्ट्रोड होती है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो बाह्य परिपथ में भी जोड़ सकते हैं, अब इसके अंदर विद्युत अपघट्ट डाला हुआ है। क्या है? विद्युत अपघट्ट हमने भर दिया। क्या भर दिया? विद्युत अपघट्ट। ठीक है। अब विद्युत अपघट्ट में क्या होंगे बच्चों? आयन होंगे। क्या होंगे? आयन होंगी। अच्छा सर, चालक में जब धारा बहती है, जैसे हमने कहा एक चालक है, इधर भी चालक जुड़ा हुआ है। चालक में जो धारा बहती है उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के धन आयन के कारण। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही एक मुख्य कारण होता है, लेकिन यहाँ पे जो अवरोध उत्पन्न होगा वो आयन के कारण होगा बच्चों। किसके कारण? आयन के कारण। तो भाई इसके भी मार्ग में, अवरोध का मतलब है मार्ग में रुकावट, है ना। तो भाई किसी सेल में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, जिससे हम बोलते हैं बच्चों क्या? आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आई बात? कि किसी सेल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये जो विद्युत अपघट्ट हमने भर रखा बच्चों, है ना, विद्युत अपघट्ट, यही विद्युत अपघट्ट उस धारा प्रवाह में मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। वो उसे बच्चों हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये किन किन चीज़ों पर निर्भर होता है, ये भी तो जरूरी है ना भाई। हमने कहा कि विद्युत अपघट्ट ही अवरोध उत्पन्न करता है, इसका मतलब इसकी जो सांद्रता है वो सीधा समानुपाती है, यानी आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता के समानुपाती होगा। यदि किसी भी विद्युत अपघट्ट की सांद्रता अधिक है तो अवरोध डालने वाले अणुओं की संख्या अधिक होगी, जिससे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है बच्चों। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बढ़ा दें, दूर दूर हो जाए, ठीक है, दूरी बढ़ा दें। जब दूरी बढ़ने से बच्चों आप सबको पता है कि प्रतिरोध बढ़ता है, तो सिंपल है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी बढ़ाएंगे तो भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर मान लीजिए कम इलेक्ट्रोड डूबा है, इतना इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इतने में से होगा कि नहीं होगा। यदि मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रोड डूबा होता तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रवाहित होता। यानी विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के प्रभावी क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। प्रभावी क्षेत्रफल यदि कम है तो
जो आंतरिक प्रतिरोध है अधिक होगा। भाई बात को समझिए ना, कम क्षेत्रफल डूबा हुआ है तो कम धारा प्रवाहित होगी, मतलब आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा सा अधिक होगा। लेकिन बच्चों यदि ज़्यादा डुबा देंगे तो प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, है ना, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे, यदि विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता कम होती है, सांद्रता घटती है, और सांद्रता कम होती है तो आंतरिक प्रतिरोध भैया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 4 चीज़ों पर निर्भर करता है बच्चों। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया। एक तो है बच्चों पहले सांद्रता, यदि किसी भी सेल के अंदर हम सांद्रता बढ़ा देते हैं बच्चों, सांद्रता बढ़ाने से क्या होता है, आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अच्छा सर ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जो हमने 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं उनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें बच्चों तो विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ जाती है। भाई ज़्यादा दूर करेंगे तो विद्युत अपघट्ट और डालेंगे, तो भैया आंतरिक प्रतिरोध, भाई आयनों की संख्या बढ़ेगी और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने से विद्युत अपघट्ट की मात्रा ज़्यादा लगती है, और विद्युत अपघट्ट की मात्रा ज़्यादा होने से बच्चों आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि हमने एक जो विद्युत अपघट्ट ले रखा है उसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कितना डूबा है। मान लीजिए इलेक्ट्रोड यहाँ तक डूबा है तो यहाँ पर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रोड इतना डुबा देते तो इसके इतने क्षेत्रफल में से प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती। अर्थात डूबे हुए जो इलेक्ट्रोड हैं बच्चों उनके क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। यदि विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल अधिक है तो प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। किंतु यदि इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग का मान कम है, क्षेत्रफल कम है, तो प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक कम होगी और आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर। और अगला बच्चों अपना आखिरी जो था वो ताप था। चौथा जो पॉइंट था वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप। ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्ट की श्यानता कम हो जाती है, ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्ट की श्यानता कम हो जाती है, फलस्वरूप आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता बच्चों? कम हो जाता है। श्यानता कम होना, गाढ़ापन कम होना, सांद्रता कम होना, प्रतिरोध क्या होता बच्चों? कम होता है। ओके, तो इन 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन कभी आ गया कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, तो उम्मीद करता हूँ प्रभावित करने वाले कारक भी आप लोगों से बन जाएगा, है ना। अब बात करते हैं बच्चों इसके गणितीय व्याख्या की, इसके थ्योरम की। तो इसके थ्योरम के लिए बाबूजी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है सर। इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा कुछ R, ठीक है सर। अब इसको हमने बाह्य चालक तार से जोड़ दिया भाई, ठीक। अब बाह्य चालक तार से जोड़ दिया, इसका भी बाह्य प्रतिरोध होगा भाई, कुंजी लगा दी अपन, मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी है, बाह्य प्रतिरोध भी है, ठीक है सर। यदि मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आप बताओ, तो बोलोगे सर 2 ही तो प्रतिरोध है, एक अपना आंतरिक और एक अपना बाहर वाला, है ना, सही है कि नहीं। और इसका विद्युत वाहक बल E है बच्चों। तो यदि मैं ओम के नियम से कह दूं कि ओम के नियम से I बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, यानी आपका बच्चों कुल प्रतिरोध। अरे कुल प्रतिरोध बोलो सर, यहाँ पे सर प्रतिरोध लिखो ना, गड़बड़ कर दी आप। कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E है। कुल प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये I है, ठीक है सर। ये चीज़ क्लियर हो गया। किंतु आप लोगों ने पढ़ा है कि I बराबर होता है सर V बटा R, तो यहाँ पर हम I बराबर V बटा R कर दें और इधर E बटा R प्लस स्मॉल r। तिर्यक गुणा करते तो आना चाहिए ना, तिर्यक गुणा, इसको इधर इसको इधर गुणा कर देते हैं तो R प्लस स्मॉल r, R इधर जाएगा बच्चों तो E R और नीचे हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा तो V हो जाएगा, नीचे V हो जाएगा भाई, इसको इधर लेगा इसको इधर तो उल्टा हो जाता है, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। ये प्लस है प्यारे बच्चों, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध का ही तो व्यंजक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा E/V R माइनस R।
ये प्लस में आर था, माइनस में हो गया बच्चों। तो आर बराबर कितना हो गया, आर बाहर ले लो तो ई अपन भी माइनस वाई। यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। अब भैया यहां पर अपन शुरू करते हैं कहानी। आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा मैंने समझा दी, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैंने कहा भाई ये ओम के नियम से V बटा आर होता है, ये तो क्लियर है सर, ठीक है, ये तो क्लियर है। सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। तो भाई आप लोगों से मैं कह दूं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आर प्लस स्मॉल आर। तो भाई आई बराबर विद्युत वाहक बल बट्टे आर प्लस स्मॉल आर हो गया। ठीक, ये चीज़ अपन ने, अब बच्चों यहीं से खेल है, इसको इधर ले जाकर गुणा किया गया। मैं तो डायरेक्ट कर दिया बाबूजी, है ना, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ऐसा किया है कि आर का इसके साथ गुणा कर दिया, ठीक है। फिर अपना भी आर को इधर ले गया तो माइनस हो गया, फिर भी को ले गया तो भाग दे, कुल मिलाकर के वही आएगा जो मैं यहाँ पे प्रूव किया हूँ। ये थोड़ा डायरेक्ट है, इसको इधर ले जाया, आर को इधर ले गया, आर को ऊपर, भी को नीचे, डायरेक्ट भी को भी ले गया। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों देखो भाई, मैं थोड़ा सा पूरा लिखता नहीं हूँ, ये लिखने का काम मेरे टीम के साथी का है, तो थोड़ा सा यदि मिसप्रिंट हो जाता है तो आप परेशान ना हो, है ना, कि सर ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो बाबूजी बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस जुड़े रहने की ज़रूरत है। फिलहाल ये भी अपना क्लियर हुआ, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक हमारा कंप्लीट होता हुआ बच्चों। अब हम बात करेंगे सेलों का संयोजन। सेलों का दो संयोजन होगा, एक होगा बच्चों अपना श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा अपना होगा समांतर क्रम संयोजन। दो सेलों का संयोजन करेंगे, ठीक। चलिए, सभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, एक सेल है बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, सही है कि नहीं। फिर अगले सेल के साथ इसको जोड़ दिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होगा। फिर प्यारे बच्चों आगे कई सारे सेल जोड़ दिए, कई सारे पॉजिटिव, निगेटिव, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होगा। और इसको बच्चों हम बढ़िया बाहर से एक बाह्य प्रतिरोध के साथ इसके कुंजी लगाकर इसको जोड़ देते हैं। तो इस सेलों का कौन सा क्रम संयोजन है बता दो, ये श्रेणी क्रम संयोजन। यानी प्रत्येक सेल का दूसरा भाग है, यानी ऋण ध्रुव है, वो दूसरे सेल के धन ध्रुव से। तो ये जो क्रम है बच्चों वो श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। विद्युत वाहक बल ई, विद्युत वाहक बल ई, विद्युत वाहक बल ई, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल सबका। तो नंबर ऑफ सेल कितने बच्चों? n। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो कुल विद्युत वाहक बल Ne। अच्छा, कुल प्रतिरोध कितना होगा बताओ जरा, कुल प्रतिरोध बताओ, कुल प्रतिरोध। तो सर बाहर का प्रतिरोध R है, इनका प्रतिरोध स्मॉल r है, स्मॉल r है, तो अंदर के एक सेल का प्रतिरोध स्मॉल r है, n सेल है तो nr। भैया सेलों का आंतरिक प्रतिरोध nr, बाह्य प्रतिरोध r, तो कुल प्रतिरोध इतना हो गया, कुल प्रतिरोध इतना हो गया। आप धारा बराबर क्या पढ़े हो? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ये अपना श्रेणी क्रम संयोजन का थ्योरम हो गया। प्रूफ हिंदी लिखना है ना, लिख लेना रे बाबू, चिंता मत करो। अब मैं ये कहता हूं कि NR आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, अंदर के इनका प्रतिरोध बहुत कम हो, किससे? R से। तो इसको मार देंगे गोली, तो I बराबर हो जाएगा NE बटा R, जो बच्चों की N है ना E बटा R के बराबर होगा। E बटा R का मतलब क्या है बच्चों? एक सेल में बहने वाली धारा है, मतलब I बराबर N गुणे एक सेल में, एक सेल में, एक सेल में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर धारा का मान अधिकतम निकालना है ना भाई, n गुना है ना, टोटल जो धारा का मान आ गया एक सेल में बहने वाली धारा के n गुना है, एक सेल में बहने वाली धारा के n गुना है। मतलब धारा का मान अधिक कम होगा जब बच्चों आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। और यदि कहीं आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया, NR का मान बड़ा हो गया, किससे हो गया? बड़ा हो गया, किससे हो गया? कैपिटल R। तो इस बार कैपिटल R को हटाएंगे बच्चों, तो N बराबर NE बटा N स्मॉल r, N से N कट गया, E बटा R, जो कि केवल एक सेल में, भाई यहाँ पे N गुना था, ये केवल एक ही सेल में बहने वाली धारा है ना। मतलब जो भले 1000 ठो सेल जोड़ लिए हो, लेकिन ये जो धारा का मान है एक सेल में बहने वाली धारा का मान आ गया। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, फॉलो करना तो कर सकते हो।
यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है तो इनका आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, तभी धारा का मान अधिक होगा। यदि आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, बाह्य प्रतिरोध कम है, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, तो फिर जो टोटल धारा है वो किसी एक सेल की धारा के मान के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो जब हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि प्रत्येक सेल का ऋण ध्रुव जो होता है दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है। ऐसे ही क्रम लगातार चला जाता है बच्चों। माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, बहुत सारे सेल हैं, n सेल जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सबका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इसको संयोजन बच्चों बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि कुल विद्युत वाहक बल, मैंने भी तो बताया सर कुल विद्युत वाहक बल Ne, ठीक है सर। आंतरिक प्रतिरोध एक का R है तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा NR। कुल आंतरिक प्रतिरोध और फिर बाह्य प्रतिरोध R है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। फिर हम पढ़े बच्चों I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विभवांतर, तो कुल विद्युत वाहक बल Ne, कुल विभवांतर NR। फिर दो कंडीशन है, यदि भाई आंतरिक प्रतिरोध कम है, NR का मान कम है, NR का मान कम है, तो भाई NR का मान है उपेक्षा कर दो तो N बटा R हो जाएगा, E NR हट जाएगा। एक सेल में बहने वाली धारा की N गुनी होती है कुल धारा। ये बच्चों अपना आंतरिक प्रतिरोध, ये मैंने कहा कम हो जाए, और यदि बाह्य प्रतिरोध कम हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। चीजें क्लियर, खत्म बाबूजी। अब बात करें किसके क्रम की, सेलों के समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम आपको होमवर्क देता हूँ, समांतर क्रम आपको होमवर्क देता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में चांसेस बहुत कम है। हम बात करते हैं बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम और व्हिटस्टोन का नियम। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि अपने 10-15 मिनट में काम खत्म हो जाएंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ साहब बड़े होशियार थे, धारा से संबंधित इन्होंने नियम दिया कि भाई एक ही है ना जगह पे कई सारे तार को आप जोड़ लेते हो और कैसे उसमें धारा हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम भाई कहते हैं एक बिंदु है, एक इधर से धारा आ रही है, एक इधर से धारा आ रही है, एक इधर धारा जा रही है, एक मान लो इधर से धारा आ रही है, एक इधर धारा जा रही है। मतलब एक ही बिंदु पर कई धाराएं, मान लीजिए कहता हूँ I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 जा रहा है, I4 आ रहा है, I5 जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो, कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इतना समझो, इन्होंने कहा कि जितनी भी धाराएं एक बिंदु पर मिलती है उनका समस्त बीजगणितीय योग शून्य होता है। जिससे बोला कि I1 भी आया, I2 भी, फिर I3 गया, I4 आया और I5 गया, इनका समस्त योग शून्य होगा। I1 आया इसलिए धन, I2 आया इसलिए धन बिंदुओं पर, I3 गया इसलिए ऋण, जो जा रहा है वो घट रहा है, I4 आया इसलिए धन, I5 आया इसलिए ऋण। इन्होंने कहा समस्त धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। मतलब ये गणितीय व्याख्या निकल के आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 माइनस है उधर जाएगा प्लस और I5, यानी आने वाले धाराओं का मान और जाने वाले धाराओं का मान बराबर होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी भी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, है ना, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाले धाराओं का योग I1, I2 और I4, प्रवेश करने वाले धाराओं का योग, और बच्चों है ना उसमें से निकलने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है। जितनी धाराएं प्रवेश करती है, जितनी धाराएं निकलती हैं, उनका योग है ना, उनका योग हमेशा बराबर होता है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों दूसरे नियम की। ये चीज़ तो क्लियर है ना, आप लोगों को लिखना है भाई? हाँ सर लिखना है। किस नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। बात करते हैं फिर बच्चों अपन किरचॉफ के द्वितीय नियम की। अब इन्होंने थोड़ा सा एक बंद लूप ले लिया, अब बंद लूप पे चलेंगे। ठीक है सर, बंद लूप कैसे होगा? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक सेल है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा सेल है इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। इसको अपन एक बंद लूप में ऐसा जोड़ देते हैं, ये बंद लूप बन गया। इसका प्रतिरोध R1 होगा, इसका प्रतिरोध R2 होगा, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। अच्छा,
इससे धारा प्लस से ही बहेगा बच्चों, इधर बहेगा, इससे बहेगा, ऐसे ही बहेगा, तो एक दूसरे के विपरीत है तो टकरा जाएंगे। पहली बात, जैसे मैं कहता हूँ ए, यहाँ पे देता हूँ बी, सी और डी। इसको एक और बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देता हूँ, जो कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R3 है। तो इस पे से जो धारा बहेगा ये इससे भी जुड़ के आएगा, इन दोनों से, मतलब यहाँ पे I1 धारा बह रहा है, I2 बह रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों मिलकर आ जाएंगे I1 और I2। ये अपना बंद लूप हो गया। अब किरचॉफ साहब ने क्या बताया द्वितीय लूप में, कि किसी बंद लूप की बात करता हूँ तो इनके विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, इनके विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, क्या बोला, विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, इस परिपथ में कितनी धाराएं हैं और उनके संगत जो प्रतिरोध है उनके बीजगणितीय योग का मान बराबर होता है। समझ में आया? किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या कहा गया कि किसी भी बंद लूप की बात करता हूं, जैसे ए वी सी डी ए, के बंद लूप हो गया, ए से चला ए पे पहुंच गया, बंद लूप हो गया। जब यहां पे चला बच्चों तो बीजगणितीय योग होगा। मान लीजिए E1 है और E2 है, इनका योग करूंगा, एक दूसरे के विपरीत है इसलिए माइनस, एक ही दिशा में होते तो प्लस, क्योंकि ये इधर से आएगा ऐसे आएगा, तो ऐसा जब चाहता बच्चों विपरीत हो गया, एक ही डायरेक्शन पे चलते धन होता। बीजगणितीय योग, उसमें प्रवाहित धारा, जैसे I1 धारा है उसके संगत प्रतिरोध R1 है, और फिर बच्चों उसमें दूसरा जो प्रतिरोध है R2 है और उसके संगत धारा I2 है। माइनस क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत। ये बीजगणितीय योग हमेशा बराबर होता है। ये किसने कहा? किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद लूप में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उसमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जैसे दूसरा लूप लूंगा बच्चों, एक दूसरा लूप लेता हूं, या बंद पास जिसे बोलते हैं, बंद पास बोलते हैं। दूसरा लूप लेता हूं बी सी और यहां पर एफ ई, ऐसा, या बी ई पे पहुंचा, फिर एफ पे पहुंचा, फिर सी, फिर बी पे पहुंचा में, इनका विद्युत वाहक बल तो एक ही होगा, क्योंकि यहां पे कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, E2 है। E2 इसके कारण तो अब इधर तो हम इसको ले ही नहीं रहे, बाहर वाले को नहीं ले रहे हैं, इसको मारो गोली, इसको ले रहे हैं बस। इसका विद्युत वाहक बल अपना E2 है बराबर, इसमें एक ही विद्युत वाहक बल है। इसमें धारा कितनी बह रही है? एक तो धारा इसके कारण बह रही है I2, उसके संगत प्रतिरोध R2 है, फिर बीजगणितीय योग है बच्चों, इसमें कितनी धारा बह रही है? I1 और I2 दोनों धारा, और प्रतिरोध कितना है? R3। ये बच्चों बंद प्लास के कारण हो गया। मैं इसीलिए ना कहता हूं बच्चों कि ये सारा गणितीय व्याख्या थ्योरम सब कुछ नोट्स में रहता है, जो कि नोट्स मात्र 100 रुपए में कोई बच्चा भी ले सकता है, पूरा प्रॉपर नोट्स मिलता है। आप खुश हो जाओगे लेकर के, इतना मैं गारंटी कहता हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चा शिव सर से नोट्स लेना चाहता है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49। ओके, तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों हमारा कंप्लीट होता हुआ। जिनको लगता है कि कठिन है भाई साहब, तो इन वीडियो को देख ले जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि क्रम से आप देख रहे हो ना, कुछ भी कठिन नहीं है बाबूजी, है ना। चलिए आगे अब हम किस पर बात करेंगे, तो अब हमारा बात होने वाला है बब्बू सिंपल सा व्हीट स्टोन सेतु पर। किस पर? व्हीट स्टोन सेतु पर, जो कि VVI है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा सिंपल है। व्हीट स्टोन सेतु है क्या? एक चतुर्भुज है। क्या बच्चों? एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध को जोड़ दिया गया। कैसे सर? देखना, चतुर्भुज है, ये लो, मैं अभी एक चतुर्भुज बता रहा हूं। ये क्या बच्चों? चतुर्भुज। इसमें 4 प्रतिरोध हमने जोड़ दिया, एक ये प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है सर, एक ये प्रतिरोध जोड़ दिया, एक ये प्रतिरोध जोड़ दिया, एक ये प्रतिरोध जोड़ दिया। अब इन चारों को जोड़ा है ना, अब इनको मैं अच्छे से बना देता हूं। ये ठीक है, मतलब बोला बच्चा P Q R S, और इसको गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया। ठीक है, हो सकता है कुंजी भी लगा हो बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर की सहायता से, और एक विकर्ण को गैल्वेनोमीटर की सहायता से, और एक विकर्ण में बच्चों अपन ने बाह्य प्रतिरोध या सेल, यहां पे एक छोटा सा, ये लो, एक विकर्ण में अपना क्या है? सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक विकर्ण में अपना गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। जब यहां से धारा बहना शुरू हुआ, यहां से धारा गया तो ये 2 भागों में बटेगा, 2 भागों में धारा बट जाएगा।
ये आगे धारा जाएगा बच्चों ऐसे इसी डायरेक्शन में, इधर से ये धारा जाएगा इस डायरेक्शन में, ये आपस में मिल जाएंगे। ये अपना व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बन चुका है। अब यहाँ पर चलते हैं, जो हमने बनाया है क्या हमने लिखा भी है कि 4 प्रतिरोध PQRS है, ठीक है सर। चतुर्भुज हमने नहीं बनाया, यहाँ पे ऐसा कर दो A B C और D, ABCD के 4 भुजाओं में हमने जोड़ दिया PQRS। ओके सर। इसमें 2 विकर्ण हैं, एक तो बच्चों अपना AC विकर्ण है, इस AC में हमने एक वाह सेल जोड़ दिया है, ठीक है सर। दूसरे विकर्ण BD, ये दूसरा विकर्ण बच्चों जो BD है, इसके बीच हमने एक धारा मापी जोड़ दिया। ये अपना धारा मापी है बच्चों, सोचो धारा मापी है। इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। हमने ऐसा व्यवस्थित किया कि विक्षेप उत्पन्न ना हो, तो इसे सेतु संतुलन की स्थिति में कहते हैं। और P/Q बराबर R/S, यानी P/Q R/S इन दोनों का मान बराबर है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा कठिन भी लगेगा, लेकिन मैं 2-3 लाइन में इसको कंप्लीट करूंगा बच्चों। आप लोगों को किरचॉफ का द्वितीय नियम याद रखना पड़ेगा। किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उसके संगत प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग लेंगे बच्चों, और धारा कितनी बह रही है, उसके संगत प्रतिरोध कितना है, इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग हमेशा बराबर होता है। ठीक, चलिए तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इसी चित्र के माध्यम से लेकर चलते हैं। एक सबसे पहले हम बंद परिपथ लेंगे, वो बंद परिपथ ए से चलेंगे बच्चों, बी है ना, डी ए, मतलब एक बंद जो पास है, बंद लूप है, सॉरी ए बी डी ए में। अभी सिर्फ शॉर्टकट में कर रहा हूँ, बाकी कॉपी में तो लिखा ही है। इसमें बच्चों आप लोग देखोगे कि आप लोगों के पास 2 धारा है, एक अपना यहाँ पे मान के चलता हूँ I1 है, ठीक है, और ये अपना I2 है। इसके संगत प्रतिरोध P है और इसके संगत प्रतिरोध R है, ठीक है। मतलब I1 जो धारा है उसके संगत प्रतिरोध P है, और जो I2 जो धारा है उसके संगत प्रतिरोध R है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए माइनस। और बच्चों यहाँ पर कोई सेल नहीं है ना, ये संतुलन की स्थिति में, इसलिए विद्युत वाहक बल 0। तो मतलब I1P बराबर I2R, ये हो गया अपना, ठीक। जब बंद लूप इस पे बात करते हैं बच्चों, BCDB में, तो एक अपना धारा यहाँ I1 ही बहेगा, इधर I2 ही बहेगा। तो I1 के संगत प्रतिरोध Q, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों। I2 के संगत धारा R और विद्युत वाहक बल संतुलन की स्थिति में है, तो 0, यानी I1Q बराबर I2S, ये अपना दूसरा हो गया। और इन्हीं को बच्चों अपन भाग दे देते हैं, तो आ जाता है I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S, सॉरी I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, P/Q बराबर R बटे S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ठीक है। तो बाबूजी अब आप लोग, ये चित्र भी बना है, PQRS 4 है ना, विकर्ण के साथ है बच्चों। अभी सुपर फास्ट के लिए ऐसे ही बनेगा, बाकी तो डिजिटल बोर्ड में क्लासेस अपलोड हैं यार। जो बच्चा नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे जाकर देखे, विजिट करे, और पूरा हमने जो सिद्ध कर दो बाबू, ये लो भैया, है ना, ये मज़ा आ गया होगा, ये लो। और आज एक आखिरी अंतर विद्युत वाहक बल विभवांतर, इसे आप लोग घर में रटते रहना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, रटते रहना बाबूजी। और जितने भी अंतर वगैरह है क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। 1 शॉट रिवीजन में यही होता है सुपर फास्ट, लेकिन क्लास में मज़ा आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। हम आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस ला भी रहे हैं बच्चों, लेकिन प्यार सपोर्ट आपका अच्छा रहना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आखिरी बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर है 968529 9685299149। ऑल चैप्टर टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, आप लोगों के लिए प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दें आप लोग, और प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी प्यारे बच्चों का उपेक्षा है कि आप भी कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम।